कहाँ तक हो गया था? विद्युत प्रवृत्ति हो गई थी। ठीक है, और क्वेश्चन लिखेंगे विद्युत विस्थापन, विद्युत विस्थापन सदिश से आप क्या समझते हैं? विद्युत विस्थापन सदिश से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन का मतलब। विद्युत विस्थापन सदिश से आप क्या समझते हैं? सिद्ध करो कि एप्सिलॉन आर बराबर 1 प्लस काई, 1 प्लस काई। देखो मैं एक डायग्राम बना देता हूं। काई विद्युत प्रवृत्ति है। ये संधारित्र की प्लेटें हैं। ठीक है, इसके बीच में अपन ने क्या रख दी? परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रख दी। तो परावैद्युत माध्यम की जब पट्टिका रखते हैं तो इधर तो क्या आता है? माइनस, मतलब ऋण आवेश। और इस इधर क्या जाता है? धन आवेश। समझ में नहीं आ रहा इसके यार? हाँ, तो ये यूनिट सेकंड में आया, कहाँ से आएगा समझ में यार? जल्दी आना चाहिए ना। या फिर इसको मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, किसी की आ रही हो तो समझा दो। इस पर जो प्रेरित आवेश है वो कितना है? माइनस सिग्मा पी है, और इस पर कितना है? प्लस सिग्मा पी है। जब ये पट्टिका नहीं थी तब निर्वात में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो कितनी थी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्शन यही है, और इस पर इधर डायरेक्शन ये हो जाएगी, और उसको अपन ईपी कह दें, वो कितना होगी? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में, वैक्यूम में, निर्वात में मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना? E0 बोल दूं? सिग्मा अपॉन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की पट्टिका रखते हैं तो धनावेशित प्लेट के ओर वाले सिरे पर ऋणावेश और ऋणावेशित प्लेट के ओर वाले सिरे पर धन आवेश प्रेरित हो जाता है। तब परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E P बराबर कितना? सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यह सेकंड। ठीक है, तब संधारित्र की प्लेटों के बीच जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होगी? बराबर E नॉट माइनस ई पी। क्यों? क्योंकि इस वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है और इस वाले विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है, तो मैं क्या लिख दूं? E नॉट माइनस ई पी। इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड कह देता हूं। फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, E बराबर E नॉट सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, आप जानते हो चूंकि सिग्मा पी बराबर कैपिटल पी, कल अपन ने प्रूफ किया है ध्रुवण, याद है आपको सबको? तो E अपन तो आई नहीं थे, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये पी क्या है? ध्रुवण है। यहां से एप्सिलॉन नॉट अपन कॉमन ले लेते हैं, तो सिग्मा माइनस पी, और इधर क्या आ गया अपने पास? E। तो एप्सिलॉन नॉट E बराबर सिग्मा माइनस पी, तो सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी। इसको अपन क्या कहते हैं? समीकरण 4 कह देते हैं। ठीक है, राशि एप्सिलॉन नॉट E प्लस पी को क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन सदिश कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, कैपिटल डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। किससे? कैपिटल डी से। तो यहां पर अपने में लिखा हुआ, यहां पर आप लोगों को
की राशि एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी को क्या कहते हैं, विस्थापन सदिश कहते हैं, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डी से। तो डी बराबर कितना, एप्सिलॉन ई प्लस पी, डी बराबर एप्सिलॉन ई प्लस क्या, पी। इक्वेशन नंबर 5 और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड, अरे इसको भगाए दो यार, बाहर निकाल दो इसको, बाहर निकाल दो, नहीं आएगी इसके समझ में। वो आ जाएगा वापस, बंद कर दे इसको। क्या कर रहे थे अपन यार, 4 एंड 5 वैल्यू पुट कर दें, तो सिग्मा बराबर क्या, डी। सिग्मा बराबर कितना गया अपने पास, डी। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 6 बोल देता हूँ। देखो अपन जानते हैं E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास सिग्मा बराबर लिख जाएगा क्या, नीचे लिख देता हूँ, सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट E आएगा। ठीक है, अब आपको क्या प्रूफ करना है, एक चीज़ ध्यान देना कि एप्सिलॉन r बराबर 1 प्लस काई, ये अपन को सिद्ध करना है। तो मैं यहाँ पर इसको क्या करता हूँ, अगर मैं माध्यम के रूप में लिखूँ तो क्या लिखूँगा, एप्सिलॉन E ऐसे लिखूँगा। तो मैं यहाँ पर देखना, ये जो अपने पास D है, D बराबर एप्सिलॉन E प्लस P है, तो इस D को अगर मैं क्या कहूँ, सिग्मा कहूँ, इस सिग्मा की जगह मतलब D कहूँ, तो यहाँ से कितना आएगा अपने पास, एप्सिलॉन E, सिग्मा बराबर D है, तो यहाँ इस D को या सिग्मा को, कोई बात नहीं, इधर देखो तुम, तो एप्सिलॉन नॉट E कह दूँ, मैं क्या कह दूँ, एप्सिलॉन नॉट E कह दूँ, और ये एप्सिलॉन नॉट E है अपने पास, सॉरी एप्सिलॉन E कह दूँ उसको, मैं एप्सिलॉन E कह दूँ, ये एप्सिलॉन नॉट E है, प्लस P कल आपको लोगों को लिखा है मैंने, एप्सिलॉन नॉट काई E, एप्सिलॉन नॉट काई। तो दोनों में एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और एप्सिलॉन नॉट काई E है ना, तो यहाँ से कि अपने पास एप्सिलॉन नॉट से तो एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, एप्सिलॉन, और नहीं सॉरी E से E, और एप्सिलॉन नॉट को मैं नीचे भेज दूंगा, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बना, और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन r होता है। तो वहाँ से आपके पास 1 प्लस काई बन जाएगा। अभी बनाएंगे, पहले आप लोग जो मैं कह रहा हूँ वो लिखो, डायग्राम बना लो, ऐसा करो। अरे ले निकाल दे इसको एक बार, हाँ भगा दे, भगा दे, भगा दे। पता नहीं आज क्यों आ रहा है यार। हाँ गेट लगा दो। डायग्राम बना लो। इस पे तो प्लस सिग्मा है ना, इस पे प्लस सिग्मा माना था अपन ने कल, और इस पे कितना है, माइनस सिग्मा। कल बना रखा है मैंने डायग्राम पूरा। वापस आएगा ये। बन गया डायग्राम। फिर लिखना है इसमें, हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच, हम जानते हैं कि संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु में वैक्यूम मतलब निर्वात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम जानते हैं कि संधारित्र डालेंगे दिक्काल घूर्णन
दिक् काल घूर्णन, हाँ, दिक् काल घूर्णन, स्पेस टाइम रोटेशन, दिक् काल घूर्णन। एक और नाम लिखो, लॉरेंज रूपांतर समीकरण का, लॉरेंज रूपांतर समीकरण का ज्यामितीय विश्लेषण, लॉरेंज रूपांतर समीकरण का ज्यामितीय विश्लेषण। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लॉरेंज रूपांतर समीकरण का ज्यामितीय विश्लेषण। एक और नाम लिखो और करके, देश पे देश लगाया जा रहा हूँ, आप वो लोग कराए जा रहे हैं। सिद्ध करो कि, सिद्ध करो कि लॉरेंज रूपांतरण, सिद्ध करो कि लॉरेंज रूपांतरण दिक्, दिक् का मतलब स्थिति, दिक् और काल का, काल का मतलब टाइम से है, दिक् और काल का घूर्णन मात्र है, घूर्णन मात्र है। सुनो, एस क्या है? एक द्विविमीय निर्देश तंत्र है। ये x और ये y, ये द्विविमीय निर्देश तंत्र है अपने पास, ठीक है, जिसमें किसी बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या है? x y है। ये s फ्रेम है और s डैश फ्रेम s फ्रेम के सापेक्ष क्या है? थीटा कोण से घूर्णन करता है। तो ये x से क्या हो जाएगा? x डैश, हाँ, थीटा कोण से, ये ले, और y से y डैश। पढ़ा था कैसा फर्स्ट ईयर में भी? ये y डैश, ये s डैश फ्रेम में, ठीक है, और s डैश फ्रेम में जो निर्देशांक है वो क्या है? x डैश y डैश है। मैं इसको मिला देता हूं। देखो यहां से मैंने इस पर x एक्सिस पे लंब डाल दिया और ये y एक्सिस भी मैंने इस पे लंब डाल दिया। ऐसे ही s डैश फ्रेम में x डैश पर मैं लंब डाल देता हूं और ऐसे ही किस में? y डैश पर। सेम डायग्राम मैंने फर्स्ट में पढ़ाया आपको, द्विविमीय विवेचन में, पता होगा। समझ में कहाँ से आएगा मेरी लैंग्वेज? लैंग्वेज तेरी समझ में आएगी इसको। मेरी लैंग्वेज कैसे समझ में आएगी इसको? ठीक है, सुनो, ये x है और ये थीटा है, तो इस दिशा में इसका घटक क्या होगा? कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, ये x है और ये थीटा है, तो इस दिशा में घटक x cos थीटा, और इधर x sin थीटा होगा। ये आपके पास y है और ये थीटा है, तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा इसका? y cos थीटा, और इस डायरेक्शन में y sin थीटा। तो यहां देखो चित्र से जो x डैश है आपके पास
वो कितना आया, एक्स डैश बराबर, दोनों एक ही दिशा में, ऐड कर दो इनको मैं, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दूँ। पहले फर्स्ट टाइम मैं अलग तरीके से पढ़ा था अपन, यहाँ से इस पे लम डाल के वो त्रिभुज उर्भुज करके साइन थीटा कोस थीटा करके, मैंने इस बार अलग से पढ़ा दिया। ठीक है, पढ़ रखा है ना। वाई डैश बराबर, इसकी बात करते हैं, ये वाई कोस थीटा और ये एक्स साइन थीटा है, इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या आएगा, वाई कोस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, समीकरण अलग अलग डायरेक्शन में ही है, अपोजिट डायरेक्शन में। समीकरण 1 व 2 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, कैसे लिखें इनको, मैट्रिक्स रूप में लिखे अपन तो क्या होगा, एक्स डैश वाई डैश बराबर, इधर क्या x और यहाँ y। पहले x डैश की बात करते हैं, क्या होगा, cos थीटा और यहाँ sin थीटा। फिर यहाँ पर बात करते हैं क्या, अच्छा अरे देख के, हाँ पहले ये आएगा ना माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, और फिर y का गुणांक क्या है, cos थीटा, समीकरण 3। ठीक है, अब देखो वी नो दैट, आप जानते हो लॉरेंज रूपांतर समीकरण है, क्या है, एक्स डैश बराबर गामा, वाई डैश बराबर जेड डैश बराबर जेड, और टी डैश बराबर गामा टी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, इसको बोल देते हैं अपन 4, एक काम करते हैं, चलो 4 ये 5 और ये 6 और ये 7। लेट टेन थीटा बराबर आइटा वी अपॉन सी, टेन थीटा बराबर आइटा वी अपॉन सी आता कैसे है मैं बता दूंगा, चलो अभी बाद में बात कर लूँगा मैं इसकी। मैं देखो गामा जानता हूँ, चूँकि जो गामा होता है वो क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो गामा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 1, इस माइनस को मैं आइटा स्क्वायर लिख दूं, क्योंकि आइटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये प्लस इसको आइटा वी अपॉन सी का होल स्क्वायर कह दूँ, कह सकता हूँ, क्योंकि आइटा स्क्वायर करोगे आप तो वापस -1 हो जाएगा और वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो ये गामा है इसे अपने पास 1 अपॉन अंडर रूट 1 और प्लस आइटा वी अपॉन सी को क्या कह दूँ मैं, टेन थीटा, तो वो क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया अपने पास। तो गामा बराबर 1 अपॉन अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, और गामा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, तो गामा बराबर क्या है, कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 8। अब अपन क्या करेंगे, इस x डैश को लेकर चलेंगे और एक t डैश को लेकर चलेंगे। ठीक है, और x डैश और आइटा सी टी डैश निकालेंगे अपन, यहाँ से आइटा सी से इंटू करेंगे, तो ये अपन उसको भी मैट्रिक्स रूप में लिखेंगे और देखेंगे कि इसकी तरह आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये अपन को चेक करना है। अगर इसकी तरह से आएगा तो अपन क्या कह देंगे कि एक घूर्णन मात्र है, मतलब x से x डैश हो गया, आइटा सी टी से आइटा सी टी डैश हो गया। तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ मैं, टेन थीटा बराबर आइटा वी अपॉन सी की। तो देखो ये बिंदु P था आपके पास, यहाँ से लंब डाला अपन ने, मान लो ये कोण कितना है, थीटा है, और अल्पांश की अगर अपन बात करें तो मैं इस दूरी को dx कह देता हूँ, और ये अपने पास ये x है और ये आइटा सी टी है, इधर x और इधर आइटा सी टी है। तो टेन जो थीटा होता है वो क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब तो कितना हो गया अपने पास dx, और आधार कितना माइनस आइटा सी टी ले लूँ, एक मिनट, आइटा सी टी है ना, तो मतलब d आइटा सी टी, अल्पांश के लिए बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अल्पांश की बात कर रहा हूँ, तो d आइटा सी टी। तो यहाँ से देखना ये -1 अपॉन आइटा सी तो है ही सही, और ये dx अपॉन dt, तो dx अपॉन dt को तो मैं वेग कह दूंगा,
1 अपॉन आयोटा सी है तो वी हो गया। ऊपर नीचे समीकरण को मैं आयोटा से गुणा करूँगा तो ये आयोटा स्क्वायर -1 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो कितना आया आयोटा वी अपॉन सी, आयोटा वी अपॉन सी। इतनी रामायण याद रखने की जरूरत नहीं है, टेन थीटा बराबर आयोटा वी अपॉन सी, बस सफिशिएंट है भाई। अब देखो ये जो गामा आया है मेरे पास, ये कोस थीटा है, तो मैं यहाँ पर इसको लेकर चलूंगा एक्स डैश बराबर गामा एक्स माइनस वी टी और इसको कैलकुलेट करूंगा। तो सबसे पहले देखिए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 8 क्या होगा यहाँ पर, एक्स डैश बराबर गामा, गामा का मतलब कोस थीटा और फिर एक्स माइनस वी टी। अब देखो मैं यहाँ पर ये जो माइनस आ रहा है यहाँ पर इसको आइटा वी अपॉन सी बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ, आइटा वी अपॉन सी। तो ये माइनस को तो मैं आइटा स्क्वायर कर दूँ और ऊपर नीचे सी से गुणा कर दूँ, तो एक आइटा काम ले लेंगे अपन। तो क्या बनेगा यहाँ से, एक्स डैश बराबर कॉस थीटा एक्स प्लस आइटा वी अपॉन सी और ये आइटा सी टी। देखो ये तो आइटा स्क्वायर -1 ये रहा, ठीक है, ये वी ये रहा और ये सी से सी काट दो और ये टी बन गया। इस आइटा वी अपॉन सी को क्या कहते हैं अपन, टेन थीटा। क्या कह देंगे, टेन थीटा। दिख जाएगा क्या, चलो बाद में लिख दूंगा मैं। तो ए और फिर इससे इंटू कर देंगे अपन, तो एक्स डैश बराबर एक्स कोस थीटा प्लस टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोस थीटा कट जाएगा, आयोटा सी टी साइन थीटा, आयोटा सी टी साइन थीटा। तो मैं अगर इसको भी जैसे एक्स डैश और आयोटा सी टी डैश आएगा इसी फॉर्म में लिखूंगा एक्स डैश और आयोटा सी टी डैश, तो देखो कुछ ऐसा ही गुणांक बनता नजर आ रहा है, जैसे एक्स के साथ कोस थीटा और आयोटा सी टी के साथ साइन थीटा बन रहा है ना। अब अभी हल कर लेंगे इसको अपन, पहले यहाँ तक लिखो एक बार। गया क्या तुम्हारा मित्र, हाँ लिखो, माना बनाना बाद में, एस एक द्विविमीय निर्देश तंत्र है। माना एस एक द्विविमीय निर्देश तंत्र है जिसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक, जिसमें किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है, किसी बिंदु P के निर्देशांक एक्स वाई है। अब इसे थीटा कोण से घुमा दिया जाता है, अब इसे थीटा कोण से घुमा दिया जाता है जिससे बिंदु P के निर्देशांक, जिससे बिंदु P के निर्देशांक x डैश y डैश हो जाते हैं, x डैश y डैश हो जाते हैं। डायग्राम बना लो और पूरा लिख लो ये वहां तक। तो देखो यहां इसके बाद x डैश बराबर कॉस थीटा और ये क्या है अपने पास x प्लस आयोटा वी अपॉन सी को क्या कहते हैं अपन, टेन थीटा और ये आयोटा सी टी। तो x डैश बराबर x कॉस थीटा प्लस आयोटा सी टी साइन थीटा, समीकरण 9। इसी प्रकार देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर टी डैश 7 है क्या, हाँ 7 और टेन थीटा वो कोस थीटा आया था ना, कितनी थी 8। तो टी डैश बराबर गामा, गामा का मतलब कोस थीटा। इस पूरी समीकरण को मैं आयोटा सी टी से इंटू कर दूं, कर सकता हूं। तो मैं आयोटा सी डैश तो उसके जैसा रहा है, आयोटा सी टी डैश के आयोटा सी से इंटू कर रहा हूं मैं, तो आयोटा सी कोस थीटा टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर। तो
तो आयोटा सी टी डैश बराबर, इसको इंटू करें तो ये तो आयोटा सी टी कॉस थीटा हो गया, फिर माइनस आयोटा सी और ये एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर और ये कॉस थीटा, आयोटा सी कॉस थीटा और ये माइनस का एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर। आयोटा सी टी डैश बराबर आयोटा सी टी कॉस थीटा माइनस, यहाँ टेन थीटा बनाना है तो ये आयोटा वी अपॉन एक्स ही ले लूँ मैं, आयोटा वी अपॉन सी मैंने ले लिया। देखो आयोटा वी अपॉन सी ले लिया और एक्स से सी कट गया, एक्स कॉस थीटा लिख दो ऐसे में, काटो क्या, तो आयोटा सी टी डैश बराबर आयोटा सी टी कॉस थीटा माइनस टेन थीटा एक्स कॉस थीटा, तो आयोटा सी टी बराबर आयोटा सी टी डैश बराबर आयोटा सी टी कॉस थीटा माइनस साइन टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कैंसिल हो गया, ये एक्स साइन थीटा। इक्वेशन नंबर कौन सी है, 10। अब मैं जो समीकरण अपने पास 9 और जो 10 है इनको क्या करता हूं मैं मैट्रिक्स रूप में लिखता हूं। ये लिखे रहना तो कंपेयर करेंगे, समीकरण 9 व 10 को मैट्रिक्स रूप में लिखने पर, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे अपन इनको, तो ये एक्स डैश आयोटा सी टी डैश बराबर इधर क्या एक्स और आयोटा सी टी, तो देखो एक्स का जो गुणांक है वो तो क्या है अपने पास कॉस थीटा और आयोटा सी टी का साइन थीटा, इसमें देखो माइनस साइन थीटा, पहले एक्स का देखना है माइनस साइन थीटा और इधर क्या है कॉस थीटा कॉस थीटा, समीकरण 11। मतलब देखो जो समीकरण अगर 3 और अगर 11 को अपन देखें तो ये x से देखो x डैश हो रहा है, ओ सॉरी इधर भी x आ रहा है ना, मतलब जो गुणन है ना वो इस तरह से, देखो डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये x है तो x से x डैश और ये आयोटा सी टी है तो आयोटा सी टी से आयोटा सी टी डैश, इस तरह से ये घूर्णन हो रहा है। तो अपन क्या कह सकते हैं, देखो जो टॉपिक है अपना वो क्या था कि सिद्ध करो कि दिक् का लॉरेंज रूपांतरण, दिक् मतलब स्थिति, स्थिति का मतलब एक्स आ गया और काल, काल का मतलब समय, ठीक है, का घूर्णन मात्र है। तो अपन जो लास्ट की 2 समीकरणों से क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो लॉरेंज रूपांतरण है वो एक्स और आयोटा सी टी के घूर्णन के रूप में होता है। तो बस यहां तक लिखें पहले, समीकरण 11 तक, समीकरण 11 तक। वो क्या है फिर इसकी लेंथ कम है, ठीक है, इसकी लेंथ कम है ये, इधर बैठ जाओ ना, इधर आ जाओ ना। समीकरण 11 तक लिख लिया क्या सबने? लिखने लग गए थे ना तभी? हाँ रुक रहा हूं मैं। समीकरण 3 व 11 से स्पष्ट है कि समीकरण 3 व 11 से स्पष्ट है कि लॉरेंज रूपांतरण समीकरण, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण
एक्स व आयोटा सी टी के गुणन के रूप में होती है। एक्स व आयोटा सी टी के गुणन के रूप में होती है। डायग्राम बना लो। हो गया। टॉपिक डालेंगे नेक्स्ट। जगत बिंदु, हाँ बातें नहीं, हाँ जगत, जगत नहीं जानते क्या तुम, इंग्लैंड से आए हो क्या? हाँ हाँ रुको रुको, बहुत सारे टॉपिक है अभी एक साथ ही हैं, कॉमा लगाते जाना। हाँ जगत बिंदु, वर्ड पॉइंट, जगत बिंदु कॉमा जगत रेखा वर्ड लाइन। जगत तो जगह होती है, रेखा थोड़ी होती है। जगत रेखा आकाशवत सदिश, आकाशवत सदिश स्पेस लाइक, स्पेस लाइक आकाशवत सदिश वत, आकाशवत, आकाशवत सदिश, समयवत सदिश टाइम लाइक वेक्टर्स, समयवत सदिश हाँ कोमा प्रकाशवत सदिश, प्रकाशवत सदिश तथा स्थूल कारणता मैक्रो कैजुअलिटी, स्थूल, स्थूल नहीं स्थूल, स्थूल लिखूं क्या? स्थूल कारणता, अरे नालायक को कारणता लिखना, वाह सेकंड ईयर है ये। पहले हिंदी पढ़ो तुम। बस बस हाँ हाँ ये सारे नहीं, अभी बस अभी पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ बातें नहीं, सुनो। आकाश में, आकाश का मतलब अच्छा वही समझते हो ना तुम तो। आकाश का मतलब स्पेस है, ये है ना। तो आकाश में वो वाला नहीं है ना, लाइक आकाश में किसी भी कण की स्थिति को पूर्णतया सही रूप से व्यक्त करने के लिए 4 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, 4 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है अपन को। उनमें से 3 क्या होते हैं स्थिति के, और चौथा समय का होता है। एक्स वाई जेड आयोटा सी टी। देखो एक्स वाई जेड और चौथा कौन सा, आयोटा सी टी, जिसमें से 3 तो स्थिति के होते हैं जो वास्तविक होते हैं, और चौथा किसका होता है, समय का, जो क्या होता है, काल्पनिक होता है। तो इस चतुर्विम आकाश को क्या कहते हैं, मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं, मिन्कोवस्की स्पेस।
मिनको, इंग्लिश में भी मिन्कोवस्की स्पेस ही कहते हैं, मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं। ठीक है, अब सुनो, मिन्कोवस्की आकाश में अगर किसी बिंदु की स्थिति के निर्देशांक x, y, z, आयोटा, ct हो तो उस बिंदु को जगत बिंदु कहते हैं, वर्ड पॉइंट। ठीक है, और जगत बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा है जगत रेखा कहलाती है। ठीक है ना, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। नहीं, इसको स्पेस नहीं है ये, आकाश में सदिश अलग है। अभी इसको सिर्फ किससे प्रदर्शित किया अपन ने, S से प्रदर्शित किया। और यहाँ पर जो S स्क्वायर है अपने पास वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर, आइटा का मतलब माइनस। ये जो राशि है लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चय रहती है। प्रूफ क्या है अपन ने, इनवेरिएंट निश्चय रहती है, मतलब इनवेरिएंट रहती है लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत। अब मान लो मिन्कोवस्की के आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो क्या हैं, x1, y1, z1, आयोटा सी t1, x2, y2, z2, आयोटा सी t2 हो तो दिक्काल अंतराल डेल s का स्क्वायर बराबर, देखो सी स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। देखो ये जैसे अपन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी निकाल रहे थे वैसे ही है, जैसे आप यहाँ पर लिखोगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, देखना एक मिनट के लिए, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा सी t2 माइनस आयोटा सी t1 का होल स्क्वायर, ये बन रहा है। आयोटा सी मैंने कॉमन ले लिया तो आयोटा स्क्वायर तो माइनस हो गया, इसलिए वहाँ माइनस आ रहा है। अब पूरी समीकरण में से मैंने क्या करा, माइनस कॉमन लिया। क्या करा, माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेते हैं, जो माइनस वाला है वो क्या हो गया, प्लस, और जो बाकी प्लस वाले थे वो सब क्या हो गए, माइनस। और उस जो ऋण चिन्ह है वो इसके साथ इंक्लूड कर दिया, डेल एस का होल स्क्वायर। तो इस राशि की जो विमा है ऋण चिन्ह के साथ दिक्काल जो आकाश है डेल एस, इसके वर्ग के क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जैसे डेल एस आप लिखते हो, जैसे कोई भी चीज के लिए आपने विस्थापन लिखा थोड़ी देर के लिए x2 माइनस x1, तो अपन ने माइनस कॉमन लेके x1 माइनस x2 करके उसका होल स्क्वायर कर दिया, तो वो क्या हो गया, प्लस हो गया। क्या हो, अरे सुनो मेरी बात, जैसे डेल एस बराबर x2 माइनस x1 ही लिखा, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया आपने, तो x1 माइनस x2 आगे माइनस है, उसका स्क्वायर किया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ पर मैंने वो माइनस कॉमन लेके इसके साथ इंक्लूड कर दिया, तो ये डेल एस स्क्वायर बराबर क्या, सी स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर बन गया। अब सुनो, अलग अलग अपन केस लेंगे, पहले यहाँ तक की बात सुन लो वापस से। क्या कहा मैंने कि किसी भी आकाश में, या यूं बोलो कि आकाश में किसी भी कण की स्थिति को पूर्णतया सही रूप से व्यक्त करने के लिए 4 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, उनमें से 3 स्थिति के, पोजीशन के, और जिसमें से एक कौन सा होता है, समय का निर्देशांक होता है। 3 तो वास्तविक होते हैं और चौथा क्या होता है, काल्पनिक। अब तक आप लोगों ने सिर्फ 3 ही पढ़े थे, सबके स्थिति के भी 3 ही पढ़े थे। अब यहां से शुरुआत हो गई है, सबके 4-4 आएंगे। मतलब स्थिति के 4 निर्देशांक है, संवेग के 4 निर्देशांक है, वेग के 4 निर्देशांक है, बल के 4 निर्देशांक है, धारा घनत्व के 4 निर्देशांक है, ऊर्जा के 4 निर्देशांक है अपने पास। ठीक है, चल जाएगा काम, याद हो जाएंगे। और सारे जो 3 तो तुम्हें याद होते ही है सबके। जैसे वेग की बात करूं मैं तो यू एक्स यू वाई यू जेड, चौथा तुम्हें याद करना है। ऐसे संवेग की बात करो पी एक्स पी वाई पी जेड, संवेग का चौथा तुम्हें याद करना है। बल की बात करो एफ एक्स एफ वाई एफ जेड, चौथा तुम्हें याद करना है। तो सबका चौथा घटक अपन को याद होना चाहिए, क्योंकि उसको एग्जाम में पूछता है। अब तुमसे ये थोड़ी पूछेगा कि वेग के 3 घटक बताओ, पहले 3 ही याद है, साइंस छोड़ दें। हाँ, अब मैंने क्या कहा कि मिन्कोवस्की आकाश में किसी बिंदु की निर्देशांक x, y, z, आयोटा सी टी हो तो उस बिंदु को क्या कहते हैं अपन, जगत बिंदु कहते हैं। जगत बिंदु को मूल बिंदु से मिलाने वाली रेखा को जगत रेखा कहते हैं। और इस सदिश की लंबाई को s से प्रदर्शित करते हैं। और s स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। और ये राशि लॉरेंज रूपांतर के अंतर्गत क्या रहती है, निश्चय रहती है। मैंने सिद्ध करवाया है,
प्रूव दैट द टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। याद है ना? तो अगर मैं मिनकॉस के आकाश में अगर कोई दो बिंदु लो जिनके जो निर्देशांक के कोऑर्डिनेट है वो क्या है, x1 y1 z1 आयोटा ct1, दूसरे के x2 y2 z2 आयोटा ct2 हो, तो दिक् काल अंतराल डेल s का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर माइनस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी के सूत्र से लिखा है, बट उसमें से माइनस कॉमन लेके और इसके साथ इंक्लूड कर दिया। लिखें बात। आकाश में स्पेस मतलब आकाश में किसी भी कण की स्थिति को, पोजीशन को, आकाश में किसी भी कण की स्थिति को पूर्णतः सही रूप से व्यक्त करने के लिए, एग्जैक्टली पूर्णतः सही रूप से व्यक्त करने के लिए 4 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। पूर्णतः सही रूप से व्यक्त करने के लिए 4 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। 4 कोऑर्डिनेट्स, 4 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है। इनमें से 3 स्थिति के, इनमें से 3 स्थिति के और चौथा समय का निर्देशांक होता है, और चौथा समय का निर्देशांक होता है। इस चतुर्विम आकाश को, इस चतुर्विम आकाश को मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं। इस चतुर्विम आकाश को मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं। मिन्कोवस्की आकाश कहते हैं। इस चतुर्विम आकाश में, इस चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु के निर्देशांक, इस चतुर्विम आकाश में किसी बिंदु के निर्देशांक x, y, z, x, y, z आयोटा ct हो तो, x, y, z आयोटा ct हो तो इस बिंदु को क्या, जगत बिंदु, जगत बिंदु कहते हैं। जगत बिंदु से मूल बिंदु की दूरी को, जगत बिंदु से मूल बिंदु की दूरी को जगत रेखा कहते हैं, जगत रेखा कहते हैं। इस सदिश की लंबाई को, इस सदिश की लंबाई को S से प्रदर्शित करते हैं। इस सदिश की लंबाई को S से प्रदर्शित करते हैं। जगत बिंदु दिखा दो और ये डायग्राम बना लो और समीकरण पहले लिख लो। तो इसको तो कंप्लीट करा दो बस।
हो गया। ये राशि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहती है, इनवेरिएंट। ये राशि लॉरेंज रूपांतरण के अंतर्गत निश्चल रहती है। यदि मिन्कोवस्की आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक, यदि मिन्कोवस्की आकाश में किन्हीं दो बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 x1 y1 z1 आयोटा ct1 x1 y1 z1 आयोटा ct1 व x2 y2 z2 आयोटा ct2 हो तो दिक् काल अंतराल, स्पेस टाइम इंटरवल, दिक् काल अंतराल लिखो, ये 21 नंबर सेकंड। ठीक है, यहाँ तक लिख लेना।